हेलो गाइस, मैं प्रमोद कुमार आज इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 3 अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ना है कॉमर्शियल सेल, व्यापारिक सेल या फिर बैटरी। तो कॉमर्शियल सेल क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या है, ये किस बेस पे काम करते हैं, इस लेक्चर में हमको ये सीखना है। और ये जो बैटरी है जो उनको पढ़ाएंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि कॉमर्शियल सेल या बैटरी क्या होते हैं। तो तुम लोग मेरे साथ में लिखोगे व्यापारिक सेल। या इनको हम बैटरी भी कह सकते हैं, व्यापारिक सेल या फिर बैटरियां। व्यापारिक सेल या बैटरियां। कुछ बच्चों के जहन में होता है कि सर सेल और बैटरी क्या अलग अलग हैं? तो सेल और बैटरी अलग नहीं है। तो तुमको यही सीखना है कि कैसे सेल से हम बैटरी बनाते हैं। तो कॉमर्शियल सेल या बैटरी किसे कहेंगे, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कॉमर्शियल सेल है क्या। तो सबसे पहले दो या दो से अधिक जो अपने यहाँ जीप, निप्पो, एवररेडी बहुत सारे सेल आते हैं, तो उन्हीं से हम बैटरी बनाएंगे। तो जब दो या दो से अधिक, भाई तुम अपना ये सेल है, ये पहला सेल हो गया, इसी के पीछे ये दूसरा सेल हो गया, इसी में टच करके हमने ये तीसरा सेल रख दिया। तो जब दो या दो से अधिक सेलों के समूह को श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ते हैं। जब दो या दो से अधिक सेलों, भाई ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, फिर इसका ये माइनस, ये प्लस, अब श्रेणीबद्ध होता चला गया। तो जब दो या दो से अधिक सेलों के समूह को श्रेणीबद्ध रूप में रखते हैं या हम उनको लगाते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया से जो युक्ति बन के तैयार होती है उनको हम बैटरी कहते हैं। तो चलो साथ साथ में इसको लिख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक सेलों को या सेलों के समूह को, जब दो या दो से अधिक सेलों के समूह को श्रेणीबद्ध या श्रेणीक्रम, श्रेणीबद्ध भी लिख सकते हो, श्रेणीक्रम में, श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं तो बैटरी बनती है। जब दो या दो से अधिक सेलों के समूह को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बैटरी बनती है। अब जो सेल यूज होता है वो 1.5 वोल्ट का अर्थात 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है। अब उसको जोड़ते चले जाओ, एक सेल जोड़, दो सेल जोड़ा तो 3 वोल्ट का, 3 जोड़ा 4.5 का, 4 जोड़ा 6 वोल्ट का। इसी प्रकार श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ते जाओ और तुम्हारी बैटरी बनके तैयार। तो ये हो गया दो या दो से, जब दो या दो से अधिक समूहों सेलों के समूह को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बैटरी बनती है। और देखते हैं भाई, एक सेल जो हम यूज करते हैं वो 1.5 वोल्ट का होता है। अब चूंकि बात आती है कि कैसे व्यापारिक सेल या किस प्रकार के व्यापारिक सेल हमारे लिए ज़्यादा अच्छे हैं, तो व्यापारिक सेल कैसे होने चाहिए, तो हम कहते हैं कि व्यापारिक सेल
व्यापारिक सेल ऐसे हों कि जिनको हम पुनः आवेशित कर सकें, मतलब दोबारा चार्ज कर सकें। तो इनके गुण होने चाहिए, व्यापारिक सेलों के जो गुण हैं होने चाहिए पुनः आवेशित कर सकें, अर्थात उनको हम दोबारा चार्ज कर लें, पुनः आवेशित कर सकें। उसमें जो ऊर्जा हो बेटा स्थिर ऊर्जा वाले होने चाहिए। तीसरा है कम खर्च वाले हों। के स्थान पे हम अगर बैटरी की बात करते हैं तो वोल्टेज कर सकते हैं, उसमें स्थिर वोल्टेज हो और कम लागत हो। तो अब ये लिख लो तुम लोग, और अब पढ़ाते हैं तुम लोगों को सेल होते कितने प्रकार के। भाई अभी तो तुमने पढ़ा था 2 प्रकार के सेल, लेकिन अब उनको हम आवेशित कर सकते हैं, मतलब चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज कुछ ऐसे भी सेल या बैटरी है जिनको दोबारा नहीं चार्ज किया जा सकता है। तो उनके आधार पर जो सेल या बैटरी 2 टाइप के, 2 तरह के हैं। तो इसमें लिखेंगे सेलों के प्रकार। तो सेल बेटा 2 प्रकार के होते हैं। पहला है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है और समझ में तभी आएगा जब तुम 2-3 बार वीडियो को देखोगे। तो सेल 2 प्रकार के, प्राथमिक सेल, इनको हम कहते हैं प्राइमरी सेल, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। आवेश या चार्ज करने के आधार पर सेल 2 प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक सेल क्या है। प्राथमिक सेल तो यहां देखेंगे बेटा, प्राथमिक सेल ऐसे सेल हैं जिनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं या जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। जैसे जो अपने यहाँ रेडियो, टॉर्च इत्यादि में जो सेल पढ़ते हैं या जिन बैटरियों का यूज होता है उनको हम कहते हैं प्राथमिक सेल। तो इसमें लिख देंगे ऐसे सेल जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ऐसे सेल जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और प्राथमिक सेल बेटा रेडॉक्स क्रिया पर आधारित होते हैं। प्राथमिक सेल रेडॉक्स क्रिया पर आधारित होते हैं और इनकी जो क्रिया है कर्मणी होती है, मतलब इसमें जो करंट का फ्लो है वो एक ही दिशा में होता है। एक दिशा का मतलब हुआ इनको पुनः हम आवेशित नहीं कर सकते हैं। एक बार इनका आवेश खत्म हुआ तो इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सेल, और ये किस पर आधारित होते हैं, ऐसे सेल जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है तथा ये रेडॉक्स क्रिया पर आधारित होते हैं। और इनमें जो बेटा होने वाली क्रिया है हमने बताया अनुत्क्रमणीय, मतलब एक दिशा में। तो
ये सेल रेडॉक्स क्रिया पर आधारित होते हैं, मतलब रेडॉक्स के आधार पर कार्य करते हैं और इनमें क्रिया एक दिशा में होती है। ठीक है, तो प्राथमिक सेल जान गए तुम लोग, जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। अब इन पे जो क्रिया होती है वो रेडॉक्स क्रिया होती है और ये केवल एक ही दिशा में कार्य करते हैं। अब इसमें तुमको बेटा पढ़ना है 2 सेल। इसमें तुमको पहला सेल हम पढ़ाएंगे शुष्क सेल अर्थात ड्राई सेल, और दूसरा है मरकरी। हालांकि प्राथमिक सेल, ये जो सेल हैं वो तुम्हारे सिलेबस में 3 प्रकार के, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और फ्यूज सेल, मतलब ईंधन सेल। लेकिन यहाँ पर अभी तुम लोगों को 2 प्रकार के सेल पढ़ना है, उसका टॉपिक बाद में। तो यहाँ पर तुम जान गए कि ऐसे सेल जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता तथा ये रेडॉक्स क्रिया पर आधारित होते हैं, जैसे शुष्क सेल और मरकरी सेल। मरकरी सेल का को हम कहते हैं बेटा बटन सेल। अब बटन सेल तुम लोग जानते हो कि छोटे छोटे, ठीक है, वही बटन सेल हो गए। अब सबसे पहले इसमें तुमको पढ़ना है ड्राई सेल या शुष्क सेल। यही सेल तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, ये लिख लो। अच्छा चलो हम उसकी परिभाषा बता देते हैं द्वितीयक सेल की। अब तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, इनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं और उनको पुनः हम आवेशित कर सकते हैं। इनमें क्रिया एक दिशा में होगी, उनमें क्रिया 2 दिशा में होगी। 2 दिशा में क्यों होगी? क्योंकि उनको आवेशित कर सकते हैं। एक बार उनमें ऊर्जा भर जाएगी, दोबारा उनसे ऊर्जा निकलकर फिर उनमें भर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसे सेल जिनको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं वो द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जिनको पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और प्राथमिक सेल में सबसे पहले तुमको पढ़ना है शुष्क सेल, ड्राई सेल। ड्राई सेल जो सेल हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग शुष्क सेल कहते हैं। तो देखते हैं एक बार, तुम लोग फिगर बना लो, ऐसे फिगर बना लो। ये बेटा तुम लोगों को ऐसे जिंक का पात्र बना लेना है। ये जिंक का पात्र है और इसमें एक ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट मतलब वही पेंसिल वाली जिससे नोक बनती है। देख के तुम लोग इसको अपनी नोट्स तैयार करते जाओ, क्योंकि यदि इससे नोट्स तुम अपने मन से तैयार किए तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है और मैक्सिमम मार्क गेन करोगे। ये हो गया बेटा ग्रेफाइट की छड़। ये हो गया जेडन, ये जो पूरा कवर्ड है वो जेडन का। यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिखते हैं जैसे, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा क्योंकि इस पे कागज का कवर चढ़ा होता, आवरण यहाँ से यहाँ तक। हालांकि है ये जेडन का ही,
इसके अंदर जो कवर के अंदर जो परत है वो जेडेन का पूरा, ये सील जो है वो जेडेन, ये जेडेन का बना हुआ है। इसके किनारे पर ऐसे एक पेस्ट भरा हुआ होता है, ऐसे बना दो बेटा, थोड़ा एकदम पास पास बनाना। ऐसे बनाते चले जाओ। ये सेल तुम लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है, लेकिन ध्यान से बस इसको देखकर बनाते चले जाओ। ऐसे ये है वो MnO2 प्लस कार्बन, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का लिख रहे हैं यहाँ पर बेटा पेस्ट, और पेस्ट होगा तो H2O की इसमें लिख सकते हो प्लस H2O। बाहर थोड़ा दूर दूर पर ये डॉट्स लगाना, क्योंकि थोड़ा अलग हो जाए इससे, ऐसे इधर इसके लिए लिख देना धातु की टोपी। ये भरा हुआ है बेटा NH4Cl नौसागर प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और इसका भी अगर नाम लिखना चाहो इधर, ये जो कागज का या पन्नी का या जिसका भी आवरण चढ़ा हुआ है, इसको लिख सकते हो विद्युत रोधी आवरण। ये फिगर तुम्हारा हो गया। ये तंतु या किसी धातु की टोपी है जो उसके ऊपर लगी हुई चमकीली सेल के ऊपर। ये जो ग्रेफाइट के क्षण है, ग्रेफाइट के क्षण के जस्ट बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का काला, जब सेल को तोड़ते हैं तो देखते हैं काला जो वही निकलता है, उसको हम कहेंगे वो MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट है। पेस्ट मतलब जल होगा तभी पेस्ट बनेगा। उसके जस्ट बाहर सबसे बाहरी आवरण में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है, ठीक है। इन दोनों का पेस्ट भरा हुआ है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, ठीक है। ये तुम लोग बना लो, उसके बाद हम लिखते हैं कि किस बेस पर ये कार्य करता है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, यहीं पर लिखेंगे कि किस बेस पर ये कार्य कर रहा है। आयनन में तुम दिखाओगे कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जब आयनित हुआ होगा तो NH4 प्लस और Cl माइनस में टूटा होगा। आयनाइजेशन या आयनन क्रिया में जब NH4Cl टूटेगा तो NH4 प्लस और Cl माइनस में। अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि रेडॉक्स क्रिया पर आधारित है तो तुमको इसमें दिखाना है कि ऑक्सीकरण कहाँ होगा, अपचयन कहाँ होगा, इस बेस पर ये सेल कार्य करेगा, किसके क्या फंक्शंस हैं, कि जैसे MnO2 कार्बन का, अमोनियम क्लोराइड का, ZnCl2 का, किसके क्या कार्य हैं वो यहाँ इसके हम मैकेनिज्म में तुमको बताएंगे कि किस बेस पे ये कार्य करता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एनोड पर क्या क्रिया होने वाली है।
एनोड पर। अब महत्वपूर्ण चीज तो यही है, एनोड को पहचानेंगे बेटा कैसे कि एनोड क्या है। तो हमने तुम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, सबसे पहले वीडियो में, कि एनोड हम कब किसको कहेंगे, एनोड की क्रिया कहाँ होगी। तो एनोड कहने का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे Zn, हम मानते Zn कहने का मतलब ये सेल में क्रिया हो रही है, ये इसमें पात्र में, तो इसमें कह सकते हैं कि Zn टूट गया होगा बेटा, Zn प्लस प्लस, और इसमें रिमूव हुए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब पिछले वीडियो में तुमने पढ़ा है सही से कि जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, वहाँ पर कौन सी क्रिया, ऑक्सीडेशन, ये क्रिया हो गई ऑक्सीडेशन की। तो ये सिरा तुम्हारा हो जाएगा कैसा, एनोड पर माइनस, ये हो जाएगा। तो गाइस एनोड पर हुआ ऑक्सीकरण, अर्थात जो ये सेल था इसकी बॉडी ये थी, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण। और जहाँ ऑक्सीकरण पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि जहाँ भी ऑक्सीकरण होगा वो सिरा या फिर वो इलेक्ट्रोड एनोड होगा। अब दूसरा देखते हैं, अब इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं। और कैथोड, कैथोड पर क्या क्रिया होने वाली है, क्या मैकेनिज्म होगी। कैथोड कहें तो हम यहां लिख सकते हैं ग्रेफाइट पर, क्योंकि वो जो क्षण है वही कैथोड। तो यहां पर होगा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और उधर क्या होगा करेगा, तो NH4 प्लस ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और ये बन गया NH3 प्लस H प्लस। अब H प्लस में ये रह नहीं सकता, यहाँ 2 बढ़ा दो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, तो यहाँ हो जाएगा अमोनिया, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन। कैथोड पे बनती है अमोनिया और हाइड्रोजन। अब बात करें अमोनिया और हाइड्रोजन, इनका क्या कार्य है। तो जो तुम्हारे इलेक्ट्रोड नहीं क्या बोलते हैं उसको, ग्रेफाइट के पास MnO2 भरा था यहाँ बेटा, MnO2 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा। अब तुम लोगों को पता हो गया कि क्योंकि ये जो दोनों गैसें बन रही, दोनों गैसें हैं बेटा, ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं ग्रेफाइट है, ये भी यहाँ पर जमा होने लगेंगे, ये भी यहाँ पर जमा होने लगेंगे। तो क्या करना है, इनको हटाना है। तो जो MnO2 है, MnO2 ये क्या करेगा, H2 को हटा देगा, किस रूप में, Mn2O3। तो यहाँ पर 2 कर दो और प्लस H2O, 4 हो गया। इस रूप में ये इसको बाहर कर देगा। बाहर करना क्यों आवश्यक है, हाइड्रोजन का, और क्यों बाहर करता है, अब ये ध्यान से सुनो। MnO2 हाइड्रोजन को बाहर करेगा क्योंकि यदि MnO2 ने हाइड्रोजन को बाहर नहीं किया तो एक समस्या आती है, तुम लोग कहते हो कि सेल फूल जाता है।
तो इसका मेन कारण यही है कि जब MnO2 की मात्रा कम होगी तब वास्तव में कम कब होगी, जब हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तब सेल अपने आप क्या होगा, फूल जाएगा। जब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी अर्थात MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की संख्या नहीं मात्रा घटेगी तो सेल क्या होगा, फूल जाता है। ये पॉइंट भी नोट के रूप में तुम लोग लिख लेना कि सेल कब फूल जाएगा या सेल क्यों फूलता है। तो सेल कब फूलेगा, जब MnO2 की मात्रा कम पड़ेगी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें जब इसकी मात्रा कम पड़ेगी तो हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि होगी और वो इसको हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा और धीरे 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 सेल क्या होगा, फूल जाएगा। तो ये तुम्हारी हो गई एनोड पर। हाइड्रोजन को तो हटा दिया MnO2 ने, लेकिन ये भी क्रिया उसी के नीचे लिख लेना कि MnO2 का फंक्शन हुआ, इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, दो बार ले लो ये प्लस H2O। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन को बाहर करना चालू कर दिया। अब देखो जितनी इसकी मात्रा बनती जाएगी, जिसकी जितनी मात्रा, तो तुम देखते हो सेल फूलने के बाद बहने लगता है, यही कारण है उसका। और फिर अभी बची तो अमोनिया है, तो अभी सेल में तुमने बेटा पढ़ना है, सबके कार्य तो जान ले। ये आयनाइज होके क्या करेगा, MnO2 क्या करेगा, लेकिन अभी ZnCl2 बाकी है। तो अमोनिया को बाहर करने का कार्य ZnCl2 करेगा। 4 टाइम अमोनिया ले लो और यहाँ लिख दो ZnCl2। यहाँ यौगिक बन जाएगा Zn NH3 का होल 4 और Cl2। अब देखिए अभी लेसन 9 पार्ट 9 में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वहाँ पर इसका जिक्र होगा। वहाँ पर तुम लोगों को हम इसको डीप से पढ़ाएंगे, सब इसके बारे में बताएंगे। बस यहाँ इतना सीखना है कि एनोड पर कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे कौन सी क्रिया हुई, रिडक्शन, इसीलिए इसको कहा गया ये क्या है, माइनस चार्ज, इस पे है प्लस चार्ज। ठीक है, तो इस बेस पे ये कार्य करता है। और एक चीज ध्यान रखो, इनका फिगर सही से ड्रा करके उसी से सीखना चालू करो कि कौन सी क्रिया कहाँ होती है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे इसमें होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो दोनों के परिणाम स्वरूप रेडॉक्स क्रिया हो रही है। और हमने पहले से ही बता रखा है कि ये जो ड्राई सेल है ये रेडॉक्स क्रिया पर आधारित है, अर्थात इनमें रेडॉक्स क्रिया होती है। तो इस वीडियो को तुम लोग कई बार देखना कि ये किस बेस पे कार्य करेंगे, कैसे कार्य करते हैं, कब कार्य करेंगे और बैटरी क्यों फूल जाती है, किस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे, किसको कैथोड कहेंगे, सारी जानकारी इसमें है। लेकिन लिहाजा तुम लोग इसको ध्यान से कई बार देखना।